गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड यूनिट सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं, दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़ते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, उनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्योंकि अगर रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी तो रिएक्ट करके कुछ और ही दूसरे सब्सटेंस बना देंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज का। ठीक है, सब्सटेंस का बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कोई भी सॉल्यूशन है तो जरूरी नहीं उसके अंदर दो ही कंपोनेंट हो, उसके अंदर दो भी हो सकते हैं कंपोनेंट, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर किसी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टू कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है तो। ठीक है, अगर मान लो थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी का मतलब क्या हो गया, थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे ही चार भी हो सकते हैं, अगर चार होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी का मतलब इफ फोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंपोनेंट अगर दो प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में तो हम बोलेंगे बाइनरी, अगर तीन है तो टर्नरी, अगर चार है तो क्वाटनरी। ठीक है, लेकिन हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सोलवेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट को हम क्या क्या बोलते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल बेसिक है, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और जो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है, मान लो वाटर है, वाटर के अंदर हमने मिक्स कर रखा है, शुगर को मिक्स कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट है कि वाटर है, वाटर यहाँ पे क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। ठीक है, और जो स्मॉल अमाउंट में है कि शुगर है वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और दोनों ने मिक्स होके क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। क्लियर है, तो दो कंपोनेंट होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो सोलवेंट कंपोनेंट होता है वो हो सकता है कि वाटर हो, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा कंपोनेंट हो, जैसे कि बेंजीन हो गया, या फिर ईथर हो गया, या फिर जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इनमें से भी कोई हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो सोलवेंट कंपोनेंट की solvent component is water, तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो सॉल्वेंट कंपोनेंट इनमें से कोई एक है, ठीक है, वाटर के अलावा, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। ठीक है, अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हमने देखा है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे देखे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट है वो हो सकता है कि कोई लिक्विड हो, यानी कि वाटर हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, बेंजीन हो, या हो सकता है सॉलिड हो, या हो सकता है कोई गैस हो। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे सॉल्यूशन की अलग अलग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेज है, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं, देखो सोल्यूट एक साइड लिख देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड, यानी कि सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ऐसे यहाँ पे 9 केसेस बन रहे हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉल्वेंट हो सकता है सॉलिड ही हो, यहाँ पे भी सॉलिड हो, यहाँ पे भी सॉलिड हो, यहाँ पे लिक्विड, 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 यहाँ पे गैस, गैस, गैस। ठीक है, तो अब देखो हो सकता है कि सॉल्यूट कंपोनेंट अपना क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, अगर दोनों कंपोनेंट वहां पे सॉलिड है तो। ठीक है, तो इससे जो सॉल्यूशन बन गया उसके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे जितने भी एलोएज हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, ऐसे ही ब्रोंज हो गया, ठीक है, जर्मन सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे के जितने भी एलोएज हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट कंपोनेंट तो क्या हो, लिक्विड हो, सॉलिड क्या हो, वहां पे सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट जितने भी हैं, एग्जांपल जैसे हो गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, वाटर उसके ऊपर ट्रैप रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइड्रेटेड को लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे हो गया गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, उस पर एडजॉर्ब हो, एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है, कोई हाइड्रोजन गैस जिसको हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो पैलेडियम सॉलिड है यहाँ पे, यानी सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और उसके ऊपर थोड़ी सी अमाउंट में गैस हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एडजॉर्ब है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोल्यूट है वो। ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। अगला क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो गया, जिसमें सॉलिड कंपोनेंट तो क्या हो, सॉलिड हो, और लिक्विड क्या हो, वहां पे सॉल्वेंट हो। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कॉमन एग्जांपल है शुगर इन वाटर, शुगर वहां पे क्या है, सॉल्यूट सॉलिड है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट जो कि लिक्विड है।
अगला क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड क्या हो गया, लेमन जूस हो गया वाटर के अंदर, ठीक है, लेमन जूस इन वाटर, ठीक है। या फिर क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, सबको पता है, कॉमन एग्जांपल है, एल्कोहल प्लस वाटर, वाटर यहाँ पे सोलवेंट हो गया, और ये भी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। ऐसे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का भी सबको पता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जितनी भी, उनमें क्या होता है, CO2 डिजोल्व रहती है, गैस वहां पे सोलवेंट होता है, और लिक्विड क्या होता है वहां पे, सॉरी गैस वहां पे सोल्यूट होता है, और लिक्विड क्या होता है वहां पे, सोलवेंट, ठीक है। अगला है सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि आयोडीन वेपर्स इन एयर, एयर में जो आयोडीन वेपर्स होते हैं, या बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर के अंदर होती हैं, तो एग्जांपल हो गया लिक्विड इन गैस का। अगला गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो गया, गैस इन गैस का सबको पता है, एयर क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर काफी सारी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स रहती हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा है यहाँ पे कि फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन होता है वो कितनी टाइप का हो सकता है, ठीक है। 9 टाइप्स हमने यहाँ पे देख ली है इसके, क्लियर है ये, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स, हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे है सम concentration terms for solution, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्ट्रेंथ टर्म आती है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in per liter of the solution, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किस में लेंगे हम, ग्राम में, पाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये किस में होता है, लीटर में, या लीटर को हम लिख सकते हैं डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से देखो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या होगी, स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है और कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे हैं, मोलैरिटी, एक साथ लिख देती हूँ, नॉर्मेलिटी एंड अगला है मोलैलिटी, ठीक है। तो देखो जो मोलैरिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, ठीक है। और मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी के इसके इक्वल होगी फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किसमें, लीटर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोल्स की यूनिट क्या, हम क्या लिखते हैं, मोल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मोलरिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई तुम्हें बोल दे कि 2 ग्राम NaCl को डिजोल्व किया गया है 2 लीटर वाटर के अंदर, तो बताओ कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अब देखो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है। तो जो लार्ज अमाउंट में है वो तो क्या होगा, सोलवेंट होगा, और जो स्मॉल अमाउंट में है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब देखो सॉल्यूशन की वॉल्यूम अपने को दे रखी है। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 2 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट दे रखी है अपने को सोल्यूट की, 2 ग्राम अपने को अमाउंट दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो मोल किसके इक्वल होता है, गिवन मास कितना है, 2 ग्राम। मोलर मास क्या होगा NaCl का, Na का मास कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 2 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम NaCl को डिसोल्व किया गया है वाटर के अंदर। तो बताओ कि यहाँ पे मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं, मोलरिटी इसके जैसी है, एक बार इसको देख लेते हैं। मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज द number of moles of solute present in per kg of the solvent। ठीक है, यानी कि मोलरिटी किसके इक्वल होगी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास या अमाउंट ऑफ सोलवेंट इन केजी, किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट देखो क्या होगी, यूनिट इज इक्वल टू मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट की अमाउंट किलोग्राम में लेते हैं, और यहाँ पे हमने पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम को ले रखा था लीटर में, मोलरिटी में। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नॉर्मेलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है, तो कैपिटल N किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी, कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये भी किसमें, लीटर में। ठीक है, यहां से देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या यूनिट होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
अब देखो यहाँ से मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, अब यहां पे निकालना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। ठीक है, देखो गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे था मोलर मास मोल के केस में, और यहाँ पे होता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का मतलब कोई भी अगर अपने को 60 दे रखा है तो उसके केस में हम जो वैलेंसी है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि CuSO4 हो गया, एग्जाम्पल इसका ले हम, जैसे CuSO4। ठीक है, तो देखो इसका मोलर मास तो क्या होगा, अपने को निकालना आता है। मोलर मास कॉपर का कितना होता है 63.5, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये तो देखो हो गया इसका मोलर मास। ठीक है, अब इसका अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास हमें अगर निकालना है इसका, तो इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो हमें देखो किसी भी एक आयन पे चार्ज देखना है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। तो मैंने कहा सल्फेट पे SO4 2 नेगेटिव होता है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो इस पे कितना होगा 2 पे पॉजिटिव। ठीक है, ताकि एक यहाँ पे आयन पे जो चार्ज है, जो वैलेंसी है वो कितनी है 2 है, तो हम इसको 2 से, मोलर वेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कॉपर सल्फेट का क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। ठीक है, तो देखो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी हो गया है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी 2-3 और कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हम उनको कल देखेंगे, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।